नमस्कार स्टूडेंट्स, इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 22-21 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। और आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे नेशनल इंटरेस्ट के और नेशनल पावर। इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है और कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। हम इन चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कवर किया था कि हम आज इंटरनेशनल रिलेशंस की मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं, यानी कि जो अप्रोचेस हैं, हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, कि एक राष्ट्र को हम किस आधार पर शक्तिशाली बोलते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। और तीसरा, शक्ति संतुलन क्या होता है, कि इतनी सारी शक्ति जब किसी राष्ट्र के पास आ जाती है तो वो संतुलन कैसे बनाए रखता है। सामूहिक सुरक्षा के तत्व किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए इस इकाई में हम उन चार प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और की समझ के लिए बुनियाद है। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड में हम यूएस को सुपर पावर क्यों कहते हैं, वर्ल्ड में सुपर पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक राष्ट्र कैसे सर्वाइव करता है, क्योंकि यहाँ सबको पता होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी टाइम कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम पर अटैक हो सकता है। तो हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं वर्ल्ड के साथ, हम किस तरह से कोऑपरेशन बनाए रखते हैं ताकि हम वर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़े रहें, हम वर्ल्ड के नेशन के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारी जो इनकम है वो बढ़े, हम अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट ला सकें। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, शक्ति संतुलन क्या है और सामूहिक सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पर चलते हैं कि प्रत्येक राज्य अधिक राष्ट्रीय शक्ति हासिल करके अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई राज्य पूरी तरह से दूसरे राज्य की सुरक्षा की कीमत पर अपने हितों के बारे में सोचता है। जब प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित की को अधिकतम करने के लिए बाहर आता है तो वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव के व्यवधान का कारण बनता है। अपने राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए, संघर्ष के जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन विकसित हुआ। युद्ध के प्रकोप को रोकने के लिए यह एक तंत्र है। फिर सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत आया। संयुक्त राष्ट्र ने अपने चार्टर में एक राज्य को आक्रामकता से बचाने के लिए सामूहिक सुरक्षा को प्रयोग की मंजूरी दी। इस इकाई में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के चार प्रमुख घटक जो है ना, जो समझने जरूरी है, अगर ये समझ में आ गए तो आपको कम से कम मान लीजिए कि 30% तक इंटरनेशनल रिलेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल रिलेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शक्ति का विचार। देखो, राष्ट्र की शक्ति क्या होती है, कि एक राष्ट्र इतना पावरफुल क्यों है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे अगर आज हम यूएस की बात करें तो यूएस इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, उसका डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा छपाई वो करेगा, उसकी कीमत देखो, आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा है। $1 की 72 रुपीज़ कीमत है। तो और जो बिल्कुल लो लेवल की कंट्रीज है उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज भी यूएस की तरफ से ही हैं। आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब कहाँ गूगल के, सॉरी, ये तो यूएस से ही तो है। फिर आपका देखिए एप्पल, ये भी तो यूएस से ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज उसके पास है। यूनिवर्सिटीज़ के मामले में ले लीजिए, फॉरेन में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड हम जा रहे हैं, हम जा एमआईटी में जाना है हमने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ जाना, तो ये सब कहाँ है यूनिवर्सिटी, ये सभी अमेरिका में ही है। ठीक है, तो एक राष्ट्र की जो शक्ति होती है, एक राष्ट्र की जो शक्ति किन किन चीज़ों से आधारित होती है, बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे वो आधारित होती है। अब इस निर्धारण से पहले कुछ लोगों ने, कुछ थिंकर्स ने कुछ बातें कही हैं, हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ऑर्गेन्स्की AF के राष्ट्रीय शक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शक्ति एक के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। आप पावरफुल हैं, आप एमएलए हैं, आप दूसरे के व्यवहार को ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे। अभी कैसे हुआ, आप एमएलए हो, आप उससे मिलने जाओगे, एक नॉर्मल बंदा जब नॉर्मल बंदे से मिलता है तो हम हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें लांग जाते हैं। कई बार हम अपनी लिमिटेशंस लांग जाते हैं, मजाक में कुछ गाली गलौज भी कर देते हैं उसके साथ, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार भी कर देते हैं कई बार। लेकिन सपोज करिए कि एक दिन आप एमएलए बन गए, उसके बाद आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो कैसे होगा, हेलो, हाँ जी कैसे हो, बढ़िया, हाँ जी सर बढ़िया, तो सर शब्द आने लग जाते हैं। आप बढ़िया हो, हाँ अच्छा एमएलए, भाई वो एमएलए है, पावर है, बदल जाते हैं। तो वही बात ही बोल रहे हैं कि शक्ति एक ऐसा तत्व है जो दूसरे के व्यवहार को ऑटोमेटिकली बदल देता है, प्रभावित करता है, उसकी क्षमता होती है।
चार्ल्स ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने की क्षमता है, और वह नहीं जो वह नहीं करना चाहता। जो वो करना चाहता है वो तो पावर है। अब अगर मान लीजिए आज देखिए चीफ मिनिस्टर है, पावर है उसके पास, पूरे पंजाब को अगर वो डेवलप करने पे आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो जब नहीं करना चाह रहा, वो एक लिमिट में चाह रहा है कि मैं भाई थोड़ा थोड़ा करके इसको डेवलप करूँ, 5 साल आज करूँगा, अगले 5 साल फिर मैं कुछ करूँगा, फिर अगले 5 साल में कुछ करूँ, ताकि मैं भी आगे तक चलता रहूँ। ठीक है। तो ये जो बाकी की एग्जांपल्स हैं या जो थिंकर्स की जो बातें हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं होता। अब आते हैं हम मेन रीजन पे कि राष्ट्र शक्ति के तत्व क्या होते हैं। हमने राष्ट्र शक्ति की बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे वो निर्धारित होती है, जिससे वो बनती है। लेकिन आखिर राष्ट्र शक्ति के कौन से तत्व होते हैं जिनसे हम एक राष्ट्र को उसकी राष्ट्र की शक्ति के साथ जोड़ते हैं कि हाँ ये पावरफुल राष्ट्र है। हांस जे मार्गेंथो ने स्थायी और अस्थायी तत्वों के तहत राष्ट्र शक्ति की चर्चा को समूहित किया। आर्गेन्स्की ने इसे दो में वर्गीकृत किया। पहला प्राकृतिक निर्धारक होते हैं और दूसरा होते हैं सामाजिक। आगे चलते जो ये प्राकृतिक निर्धारक में ना भूगोल है, संसाधन है, जनसंख्या इसमें शामिल है। और जो सामाजिक निर्धारित होते हैं ना, उसमें होता है आर्थिक विकास कितना कर पा रहे हैं, राजनीतिक संरचना यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा है, लोकतंत्र है क्या और तानाशाही चल रहा है। राष्ट्रीय मनोबल की बात कि राष्ट्र का मनोबल कैसा, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, वहाँ के लोग किस तरह के काम कर सकते हैं। आप जानते हो ना कि हर वर्ष ऑनेस्टी को लेकर वर्ल्ड में सर्वे होता है। नॉर्वे, डेनमार्क जैसे जो एरिया है, स्विट्जरलैंड जैसे जो एरिया है, ये हमेशा ऑनेस्टी में टॉप पर रहते हैं। तो जो ऑनेस्टी चेक होती है ना, वो राष्ट्र का मनोबल के तौर पर चेक होती है कि राष्ट्र के लोग किस तरह से सोचते हैं। ऐसे पम्पकिन और पारिकन्स जो हैं, उन्होंने भी राष्ट्र शक्ति से रिलेटेड कुछ मूर्त और अमूर्त तत्वों की बात की। तो ऐसे आप देखोगे कि जिन जो जो मतलब आप यहाँ थिंकर्स पढ़ेंगे, उन सभी थिंकर्स ने अपनी अलग अलग बातें कही है, और इन अलग अलग बातों को ही आप पढ़ेंगे, इनकी थोड़ी कोटेशंस तैयार करेंगे, एक अलग कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि 3-4 जो ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। पम्पकिन एंड पारिकन्स है, हांस जिम मार्गेंथो है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद करेंगे कि इन्होंने कोटेशन वाइज क्या करा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जैसे कि हांस जे मार्गेंथो ने बताया कि कुछ भौगोलिक तत्व होते हैं, यानी जैसे हम प्राकृतिक बोलते हैं, और कुछ अप्राकृतिक होते हैं। अब हम प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो भूगोल। देखो, भूगोल राष्ट्र शक्ति के निर्धारक में सबसे बड़ी और अधिक स्थिर मूल स्थायी और प्राकृतिक तत्व है। भूगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बात कही थी कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भूगोल से निर्धारित होती है। भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में समझने के लिए हमें आकार, स्थान, जलवायु, भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के महत्व को समझने की आवश्यकता है। अब इंडिया का यहाँ पे ले लीजिए। देखो, इंडिया में क्या है कि डेवलपमेंट भी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, कहीं ना कहीं उतने नहीं है लेकिन अपने लेवल पर है, और बाहर देने के लिए कहीं हद तक हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखो हमारी कहाँ कहाँ से जो बाउंड्री से टच होती है। ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट देख लीजिए, तो हम चाइना को टच करते हैं, इधर हम भूटान को भी टच कर रहे हैं, इधर हम नेपाल को भी टच कर रहे हैं, और इधर हम पाकिस्तान को भी टच कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लोगों के क्या क्या सोच होती है। देखो, ये लोग क्या कई बार हमें अटैक करते हैं, तो हम भी उनके साथ बात करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर भी। तो उस तरीके से हम इन लोगों के हिसाब से अपनी वो पॉलिसी बना रखी है कि देखो ये चाइना तो ये टिकने वाला नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं आक्रामक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम सोचेंगे हम तो शांति के देवता हैं, कोई बात नहीं, गलवान में आया है, 2 घंटे रुक के चला जाएगा, कोई बात नहीं, दिल्ली में ही आया है ना, बंदूक लेके, कोई बात नहीं। नहीं, अगर वो टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है तो भाई उसको वैसा जवाब दो। हमारी आर्मी वाले बोलते हैं ना कि हम पाकिस्तान को आज आज युद्ध कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हो और हम क्या। सीधा जवाब है। ठीक है। तो भूगोल जो तत्व होता है ना, वो निर्धारित करता है कि आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है। हमारी बाउंड्री कैसे कैसे लोगों से टच कर रही है। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है कि कल को अगर ये हम पर अटैक भी करते हैं, तो हम उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, उस हिसाब से अपने आप को पहले डेवलप कर लेंगे कि कल को अगर ये अटैक भी कर रहे हैं तो हम उनसे लड़ सकते हैं। फिर आता है आकार। देखो, जितना बड़ा आकार होता है ना, कई बार कहा भी जाता है कि आकार बड़ा होने से, जैसे बोलते हैं ना कि एक बंदा बहुत मस्कुलर है, तो हम देख कर ओ बाप रे मस्कुलर है यार, ये तो इससे तो लड़ना नहीं चाहिए। चाहे उसको चीनी से डर लगता हो, चाहे उसके अंदर करेज सिस्टम ना हो। ठीक है। आकार होने का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा वाकई पावरफुल है। ठीक है। तो
यहाँ पर अगर हम बड़े देश की बात करें तो एक जब बड़ा देश होता है ना तो उसके पास नो डाउट संसाधन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत बड़े देश में जैसे कि अब अफगानिस्तान वगैरह एरिया ले लो, ठीक है, सऊदी अरेबिया को ले लो, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन है क्या उनके पास, रेगिस्तान। सिर्फ उनके पास ऑयल है, दैट इज वाई उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। बट आकार तो मतलब है नहीं ना इतना पावरफुल देखने के। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करना है, जानना कि राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें आकार भी एक मेन बनता है। आकार कई मायनों में अगर आप देखोगे तो रशिया का आकार कितना बड़ा है, चाइना का आकार कितना बड़ा है, वो पावरफुल देश है। लेकिन वही अगर आप सऊदी अरेबिया को देखोगे, अफगानिस्तान को देखो, आकार बेशक बड़ा है पर इनके पास उतना नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी भी नहीं है अच्छी कि ये अपने आप को ज्यादा डेवलप कर सके, ये डिपेंडेंट है। वहीं इसराइल को अगर आप देखो तो बहुत छोटे आकार का है, लेकिन उसके पास मिलिट्री पावर कितनी अच्छी, बहुत पावरफुल है, ठीक है, उनके कोबरा कमांडो ऐसे हैं कि खा जाएंगे। और वहीं जब अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो है तो छोटू सा, और पूरे वर्ल्ड पे राज किया उसने एक टाइम, ठीक। स्थान आप किस एरिया में हो, आपके आसपास के मतलब लोग, देश कैसे हैं, अगर समुद्र लग रहा है तो भी ठीक है, क्या आपके आसपास कोई रेगिस्तान का एरिया है, तो उस चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी क्या नीतियाँ होंगी। अब मान लीजिए एक आपको ऐसे मोहल्ले में भेज दिया जाता है जिसके आसपास जंगल ही जंगल है, सिर्फ दो मकान है, ठीक है, तो डर के माहौल में जियोगे, ठीक है, सबसे पहले प्रोटेक्शन बनाओगे, आसपास जंगलों में जंगल है, कोई जानवर ना आ जाए, ठीक है, फिर सरकार से भी रिक्वेस्ट करोगे भाई देखो इस चीज़ को डेवलप कीजिए, ठीक है, लाइटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से जब एक राष्ट्र को हम देखते हैं तो स्थान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भी देख, क्योंकि जब भी हम कोई राष्ट्रीय गान अगर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ना, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। मैं नेपाल से अगर आज दोस्ती कर रहा हूँ तो नेपाल के पास क्या है, नेपाल के पास कुछ भी नहीं है, भूटान के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जलवायु, चाइना के लोग ठंड में ज़्यादा नहीं सफ़र कर सकते, चाइनीज़ आर्मी ठंड में सफ़र नहीं कर सकती, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ठंडी गर्मी जाड़े चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, पानी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, वो हर जगह के लिए सफिशिएंट है। चाइना वाले आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि ठंड में वो सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए उनको ठंडी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा परीक्षण दिया जाता है। आपने देखा होगा कि ठंडी के टाइम में कपड़े उपड़े उतार कर वो भाग रहे हैं, अपने शरीर को ऐसा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं हो पाता उनसे, वो नहीं ऐसे सफ़र करते, वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एरिया की जलवायु है ना वो इस चीज़ को अफेक्ट करती है, उनकी नेचर को अफेक्ट करती है। हमारा क्या है, एक साइड गर्म है, एक साइड ठंडा है, एक साइड बहुत कूलिंग है और एक साइड मिक्स है। तो हमने हर जगह की इन्वायरमेंट, आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जो मिलिट्री वाले होते हैं वो पूरे इंडिया में क्यों घुमाए जाते हैं, ताकि वो हर पूरे इंडिया के सारे इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर जाए, और हमारी बॉडी ऐसे हम एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये भी राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाले तत्व है। स्थलाकृति, किसी भी देश की मैदानी और कृत्रिम सीमाएं इसे विस्तारवाद की चपेट में ला सकती हैं। अटलांटिक और प्रशांत महासागर ने यूएस को शक्ति प्रदान की है। ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है इसमें कुछ भी, आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीमाएं, प्राकृतिक और मैदान की सीमाएं देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंध और सहकारी संबंधों का स्रोत है। कृत्रिम और अप्राकृतिक सीमाएं संघर्ष का स्रोत है। देखो, जो बाउंड्री नेचुरली बनी पड़ी है कि यार ये तुम्हारी ये मेरी, हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बाउंड्री हमने लड़कर बनाई है तो नॉर्मल सी बात है, अभी बंटवारा हो गया, अगर आज हमें पीओके चाहिए तो पीओके हमें नहीं दिया, तो आज हम पाकिस्तान के साथ हुई पड़ी है ना हमारी। अगर हम आज पीओके ले लें पाकिस्तान से, जो कि हमारा पार्ट है, तो पाकिस्तान की तन जाएगी, ठीक है ना। तो सीमाएं भी कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं कि एक राष्ट्र का शक्ति, जो राष्ट्र की शक्ति होती है, वो कमजोर है या तो वो ताकतवर है। फिर आते हैं प्राकृतिक संसाधन। देखो, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या होता है कि एक एरिया, एक मान लीजिए हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के अंदर से कोहिनूर हीरा निकलता है। जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे तो वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण ही आए थे। मसाले यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर सोना कितना उगल रहे हैं ये, ठीक है, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, यही रीजन था। तो ये भी एक राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करता है। अगर उस टाइम इंडिया में सभी राजाओं ने एक करके इनको टिकने ना दिया होता, तो आज जितना रिसोर्सेज हमने बाहर भेज रखा ना वो इंडिया में होता, और इंडिया इतना गरीब देश नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या। देखो, चाइना बेशक बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला है, हम भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की थोड़ी बहुत मैं अगर आपको कंडीशंस बताऊं तो आपको भी पता है कि यहाँ पर अभी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। तो हम जो वर्ल्ड की कैटेगरीज है, जो वर्ल्ड के लोग हैं ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में आते हैं, ठीक है। अमेरिका में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तभी वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयबिलिटी भी वहाँ पर ज़्यादा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो
जब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या भी एक राष्ट्र की नीति को निर्धारित करता है, राष्ट्र की ताकत को निर्धारित करता है। अब वो लोग कैसे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो बात को जल्दी समझेंगे, रिएक्ट भी जल्दी करेंगे, समझ के काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। वही जब अनपढ़ गवार और बेरोजगार होंगे तो वो ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाएंगे, भी ये मेरे को पैसे तो दे नहीं रही सरकार, चलो उसको खून करके मैं चांदी कमा लूँ, थोड़ा उधर से जाके मैं चोरी चकाट कर लूँ। तो जनसंख्या भी एक राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करती है। आर्थिक विकास, एक देश अपने संसाधनों से कितना का वो अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट कर पा रहा है, ये उसके आर्थिक विकास को निर्धारित करता है। ठीक है, कितनी कल्याणकारी नीतियां वो अपने राष्ट्र के लिए बना पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखो, जब हम 1947 के बाद आज़ाद हुए थे, तो हमें ये चीज़ चाहिए थी कि हमें डेवलपमेंट करना है। और वर्ल्ड में आज का डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे ही चेक किया जाता है। सोसाइटिकल कैसी है, भाड़ में जाए, राजनीतिक पार्टीज कैसी हैं, भाड़ में जाए। ठीक है, राष्ट्र कैसा है, भाड़ में जाए। इकोनॉमिकली अगर वो स्ट्रांग है ना, चाइना देखो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, चाहे उसकी पॉलिसीज जैसे मर्जी हो अपने राष्ट्र में, पर इकोनॉमिकली वो साउंड है। उसने लोगों को अपनी आदतें डाल रखी हैं। चाइनीज माल हम सस्ता देके खरीद तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसे हम उनके आदी हो रही हैं। ठीक है, हमें मिलता है तो यार 100 रुपये की तो देखो बोतल मिल रही है, ये वाली, ये तो 10 रुपये की सेम सेम है, तो हम तो ये लेंगे 10 रुपये वाली। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है ना, वो भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करता है। औद्योगिक क्षमता, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, जापान, ये औद्योगिक क्षेत्र की महारानियां हैं। ठीक है, अभी को मैं महारानियां क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उद्योग इतने ज़्यादा सफल है ना, कि लोग हमारे इंडिया से या बाहर से छोड़ छोड़ कर वो यहाँ जा रहे हैं, ताकि काम मिल जाए, ताकि हम लेबर से क्या होगा कि हम अपने घर खर्च चला सकें। एक राष्ट्र में औद्योगिक निर्माण में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि वो अगर वेपन्स बना रहा है तो भी उद्योगों से बनेगा, अगर वो रॉ मटेरियल बना रहा है तो भी वो उद्योगों से बनेगा। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो वहीं पे मिलते हैं, उनकी खदानें वहाँ होती हैं, तो वो वहीं से वो उनको मतलब डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर वो वर्ल्ड में बेचते हैं तो लोग उसके आदी हो जाते हैं, तो फिर उनको खरीदेंगे खरीदेंगे तो हम अपनी मन मर्जी से उसके रेट फिक्स करते हैं। तो औद्योगिक क्षमता किसी राष्ट्र के जो राष्ट्रहित होते हैं और राष्ट्र की शक्ति, इसको भी वो निर्धारित करती है। क्योंकि देखो, जब हम हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज खरीद सकते हैं। वो हम तभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास अच्छी औद्योगिक क्षमता होगी, इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, तभी तो हम आर्थिक रूप से विकास कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर आ रही है। अब देखो, जापान देखो, कहने के लिए तो है तो इतू सा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि आज हम वर्ल्ड में दावा बोल रखा है उसने। सैमसंग के फ़ोन्स देख लो, सैमसंग टैबलेट्स देख लो, सैमसंग की एलसीडीज देख लो, ये सब क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि जो मतलब टेक्नोलॉजी है ना, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र की नीति निर्माण में, राष्ट्र के विकास में बड़ी अहम भूमिका अदा करती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सैनिक सैनिक तैयारियां, देखो, सैनिक तैयारियों का मतलब ये होता है कि वहाँ की सेना कितनी पावरफुल है, वहाँ की सेना का किस तरीके से सर्वेक्षण हो रहा है, किस तरीके का उसकी ट्रेनिंग हो रही है, किस किस तरह के वो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जब भी बजट सिस्टम, बहुत बड़ा एरिया हमने मिलिट्री को दे, 100 रुपये है ना, 60 रुपये मिलिट्री पे खर्च होंगे। क्योंकि जब हमारे बॉर्डर से सिक्योर नहीं है तो अंदर से हम कितना मर्जी डेवलपमेंट कर ले, जब आपको पता है कि बाहर जाके मेरी जान को खतरा है, तो आप घर में रह के ढंग से रोटी नहीं खा पाओगे, जी नहीं पाओगे ढंग से, टेंशन रहेगी वो अलग से, बीपी बढ़ जाएगा वो अलग से। ठीक है, तो एक सैन्य तैयारियां भी वो किस लेवल पर अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते हैं। आपने सुना होगा, हम बहुत सारे बाहर बाहर के जो यूएस है, कभी हम इंडो और यूएस जो मिलिट्री अलायंसेज होती हैं, यानी कि सैन्य अभ्यास होते हैं, वो करते हैं। हम क्यों करते हैं, हम इसीलिए करते हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हो पाएँ, और वो भी जान पाए कि हाँ यार, ये तो वाकई चला सकते हैं, तो इनको ये टेक्नोलॉजी दे दी जाए। क्योंकि वर्ल्ड में ना कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो ये अच्छा चाहता है कि इंडिया को हम ये चीज़ दे डेवलप कर ले। वो पहले ये सोचते हैं इसको देकर मैं अपना लॉस तो नहीं कर रहा। अब वर्ल्ड का सबसे जो बेस्ट टैंक है, मान लो कि वो यूएस ने बना लिया, अब रफेल ले लें, रफेल कितना पावरफुल है। ठीक है, अब रफेल को वो इंडिया को क्यों देगा, जब तक उसको खुद का फायदा नहीं होगा। कॉम्पिटिटर ही बढ़ा रहा है ना वो अपना। ठीक है, और वो देगा भी 100 का नहीं, वो कि 100 रुपये का अगर अमेरिका में मिल रहा होगा ना, तो इंडिया को वो 1 लाख रुपये दे के देगा। इतना फर्क पड़ जाता है। नॉर्मल सी बात है, अग्रेशन चीज़ होती है कि मैं इसको दे के मैं तो अपना कॉम्पिटिटर बढ़ा रहा हूँ ना। फिर वो क्या है, दे तो देते हैं, लेकिन सर्विसेज के चार्जेस भी फिर अमेरिका को देने पड़ते हैं हमें, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ये चीज़ें बनी नहीं है कि जो हम सर्विस यहीं करवा लेंगे मुफ्त में। हमें बाहर भेजने पड़ते हैं सर्विस करवाने के लिए, फिर एक टाइम होता है, एक टाइम तक चलते हैं, उसके बाद ही खत्म हो जाते हैं। तो सैन्य तैयारियां भी इसमें बड़ी। विचारधारा, एक राष्ट्र की विचारधारा कैसी है, जैसे कि इटली में मुसोलिनी की थी या हिटलर की थी, नाजीज की, कि भाई एक ही जो जात है या एक ही जो
कौम है वो महान है, बाकी सब जैसे अंग्रेज बोलते थे कि गोरे महान है और ब्लैक्स डाउन है। ठीक है, तो विचारधारा से भी नेतृत्व कौन है वहाँ का जो राजा है, कौन है नेतृत्व कर रहा है। इटली में जब मुसोलिनी नेतृत्व कर रहा था तो उसने पूरी इटली को तबाह करवा दिया, हालांकि उसकी सोच ये थी कि मैं इटली का एकीकरण कर रहा हूँ। हिटलर ने अपने टाइम में देखी थी बहुत सारी प्रॉब्लम, जिस वजह से उसने कहा कि भाई मैं तो ज्यूज को खत्म कर दूंगा, यहूदियों को मैं खत्म कर दूंगा। तो नेतृत्व भी डिपेंड करता है। ठीक है, अमेरिका ने डेवलप क्यों किया, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति का नेतृत्व था। जो बराक ओबामा के टाइम में पॉलिसीज थी, बड़ी अलायंस पॉलिसीज थी, काम डाउन वाली पॉलिसी थी, तो वो नेता की नेतृत्व था। इस वजह से ऐसा हुआ कि वो कैसे दूसरे राष्ट्रों के साथ अपना संबंध बनाते हैं। इसलिए जब भी अमेरिका या दूसरे राष्ट्र के जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हर कोई ये सोचता है कि अगर ये बन गया तो उसके साथ मेरे रिलेशन तो अच्छे नहीं है, तो मेरा तो मतलब कांटा किसका 5 दिन 5 साल के लिए। और वो बोले अरे हाँ ये तो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, हमारे तो उसका बहुत अच्छे रिलेशन है, अब ये देखना हम इसे ये काम निकलवा लेंगे। संगठन और सरकार की गुणवत्ता, संगठन और सरकार की गुणवत्ता डिपेंड करती है वहाँ की व्यवस्था किस तरह की है। लोकतांत्रिक सुव्यवस्थित और जिम्मेदारी वाली सरकार है तो ठीक है, नहीं है तो डामाडोल है। राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का बहुत जो सोच है किस तरह की है। नहीं, ये सब चीज़ें राष्ट्र के चरित्र और मनोबल को बताती है, क्योंकि राष्ट्र का चरित्र सिर्फ एक प्रधानमंत्री से तय नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तब हम अतिथि देवो भव की बात क्यों करते हैं, जब भी फॉरेन से हमारे कोई भी डेलीगेशन आते हैं पूरी दिल्ली को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे दिल्ली में जो क्वालिटी इंडेक्स था ना सांस लेने को, वो इतना था कि ना कुछ भी हो सकता था। स्पेशल एयर प्योरीफायर लगवा दिए गए थे आधी से ज़्यादा दिल्ली में, ताकि हवा साफ हो सके। कूटनीति, कूटनीति का मतलब होता है कि मैं आप ना चाहते हुए भी मेरा सामान खरीदोगे, मैं इस तरह से आपसे बात करूंगा। एक होता है ना बात करने का तरीका कि यार वाओ, इससे मेरे को इम्प्रेस कर दिया बात करके, वो होती है कूटनीति। और कूटनीति हम क्यों कूटनीति बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की नीतियां होती हैं। जब एक राष्ट्र किसी दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो कूटनीति के थ्रू बात करते हैं कि जिसमें अपना भी फायदा हो जाए और उसको भी ये लगे तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राष्ट्रहित। देखिए राष्ट्रहित की अगर मैं बात करूं तो हांस जे मॉर्गेंथो ने राष्ट्रीय हितों को अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें अन्य राष्ट्र राज्य द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण शामिल है। फिर से वही चीजें आती है कि एक राष्ट्र का हित किस किस घटकों पर निर्भर होता है। कि एक राष्ट्र है, देखो पहले हमने राष्ट्र शक्ति के बारे में पढ़ा, कौन कौन से तत्व होते हैं। अब राष्ट्र का हित का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र अपने इंटरेस्ट को, मतलब एक स्टेट का इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से वो अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट करता है। ठीक है, किन किन लक्ष्यों को पूरे करने के लिए मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में। तो आपका पहला उद्देश्य तो ये होगा कि हमें स्टडी करनी है, स्टडी करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है तो फैमिली को संभालना है। ठीक है, फिर अपनी आने वाली फैमिली को संभालना है और आने वाली पीढ़ी को संभालना है। तो ये आपका राष्ट्रीय हित हो गया, लेकिन सॉरी आपका पर्सनल हित हो गया। लेकिन राष्ट्र के हित क्या होता है कि मुझे अपने लोगों के लिए टेक्नोलॉजी लेके आनी है, बेस्ट एजुकेशन लेके आनी है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज खोलनी है, एम्प्लॉयबिलिटी लेकर आनी है, वो राष्ट्र हित होता है। राष्ट्र हित के घटक क्या हैं, देखो एक राष्ट्र हित के दो घटक होते हैं, आवश्यक और महत्वपूर्ण, जो तो बहुत जरूरी है, करने पड़ेंगे, और चर और गैर महत्वपूर्ण, जिनको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, प्रायोरिटी बोल सकते हैं इनको, और इनको सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो आवश्यक घटकों में हम बात करते हैं कि मॉर्गेंतो के अनुसार किसी राष्ट्र के अस्तित्व या पहचान के लिए आवश्यक घटक के महत्वपूर्ण घटक कहलाते हैं। वह सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक तीनों भागों में पहचान को विभाजित करता है। सांस्कृतिक पहचान में ऐतिहासिक मूल्य शामिल होते हैं, जिन्हें एक राष्ट्र के द्वारा अपनी संस्कृति विरासत के हिस्से के रूप में संभाल कर रखा जाता है। भौतिक पहचान को क्षेत्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया जाता है, और राजनीतिक पहचान का अर्थ राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है। विदेश नीति में जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य युद्ध भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें आवश्यक घटक बताए, जिसमें भौतिक जरूरतें बताई, इतिहास के बारे में बताया है, विदेश नीति के बारे में बताया है। ठीक है, हम कहते हैं ना जहाँ हम रहते हैं हमें आसपास के लोगों से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत में वो काम आते हैं। ठीक है, ये हमारा नेसेसिटी पार्ट होता है। ऐसा तो नहीं है ना भी हम जहाँ भी रह रहे हैं अपने घर में रहेंगे, ना आसपास बोल रहे हैं, ना किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ना किसी की अगर कोई हमें बुला के जाता है फंक्शंस में हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक राष्ट्र करता होता है कि जो भी जिसके साथ भी उसकी सीमाएं लग रही है वो बिगाड़ता नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ हमारे कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर फिर भी जब भी वो बात करने के लिए बुलाते हैं हम चले जाते हैं। हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमने सिंधु का पानी रोक दिया, हमने बात कही थी हम सिंधु कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो हाहाकार मच गई थी। आपने अगर उसको नीचे दिखाना है तो कई तरीके होते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत तरीके होते हैं। आप जुबानी जंग से उसको नीचे दिखा सकते हो, वही चलेगा, क्योंकि उसको भी पता है अगर मैंने युद्ध बोल दिया और हम हमारे साथ युद्ध कर लिया उसने तो
पाकिस्तान का तो नक्शे से खत्म हो जाएगा। अब गैर जरूरी वो स्थितिजनक होते हैं, ये घटक परिस्थिति पर निर्भर करते हैं कि आज अगर हमें राफेल की जरूरत है, हमें ले लिया, लेकिन 1950 में तो हमें राफेल की जरूरत नहीं थी ना, उस समय रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी। ठीक है, 50s के बाद हमें देश में डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत पड़ी तो हमने लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, गरीबी दूर करी। 80s के बाद जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, उसके बाद असैसिनेशन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जब राजीव गांधी है तो उनको लगा कि यार कंप्यूटर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को लिया है। ठीक है, एक टाइम था हमें 2G से काम चल जाता था बहुत ओके, लेकिन 5G लेकर आ रहे हैं। तो गैर महत्वपूर्ण तत्व वो होते हैं जिनको हम सेकेंडरी पार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन उतनी भी नहीं, पहले प्रायोरिटी है वो कर लो आप पूरी। राष्ट्रीय हित का वर्गीकरण कैसे? थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन राष्ट्रीय हित को 6 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्राथमिक रुचियां, ये ऐसे हित हैं जिन पर कोई भी राज्य कभी भी समझौता नहीं करेगा, सुरक्षा का मामला। ठीक है, दूसरा आ जाता है माध्यमिक रुचियां, वे प्राथमिक हितों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। इसमें विदेश में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, राजनयिक कर्मचारियों के लिए राजनीतिक प्रतिरक्षा सुनिश्चित करना शामिल होता है। ठीक है, ज्यादा जरूरी तो नहीं है लेकिन जरूरी भी है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। स्थायी हित फिक्स है भाई, वो तो करने पड़ेगा। ये राज्य के दीर्घकालीन हित होते हैं, लॉन्ग टाइम तक सोच के चलना है हमें। ठीक है, उदाहरण के लिए चीन दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपना आधिपत्य बनाए रखने का इरादा रखता है, तो उसका लॉन्ग टाइम क्या है? और हमारा लॉन्ग टाइम का क्या है कि उसको किसी भी हालत में हमने हिंद महासागर में भी नहीं घुसने देना, और जो दक्षिण एशिया वाला पार्ट है जो घुसने की कोशिश करे, जिसमें उसने तिब्बत को भी अटैक करके अपने अंदर ले लिया, हम बाकियों को बचा कर रखें। ये हमारा स्थायी और लंबे चलने वाला। परिवर्तनीय रुचियाँ परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। आज अगर जॉन बाइडेन बने हुए हैं तो हम उसके ढीले पड़ जाएंगे, कल को अगर बराक ओबामा आ जाते हैं तो हम थोड़ा चढ़ जाएंगे, भी हमारा काम करो भाई। जब हम पता है हम पावरफुल हो गए हैं तो हम भी आकर दिखाएंगे, अपनी दिखानी भी चाहिए इंडिया को। सामान्य रुचियों के हित बड़ी संख्या में राष्ट्रों पर लागू होती हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं पर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे बताएंगे। विशिष्ट रुचियाँ, विशिष्ट रुचियाँ वे रुचियाँ होती हैं ये हित विशेष राष्ट्रों के अनुकूल है। उदाहरण के लिए तीसरी दुनिया के देशों के विकास के अधिकार, मतलब जो किसी स्पेसिफिक एरिया तक फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके क्या होते हैं? देखो, एक राष्ट्र जब शक्तिशाली बन रहा है, अब अपने हितों के बारे में सोच रहा है, अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे देश ऐसे होंगे, बहुत सारे का सभी देश ऐसा करते हैं, लेकिन इन जो अपनी वो होते हैं ना, ईगो की लड़ाई जो पूरे वर्ल्ड में चलती रहती है, लेकिन हमें यहाँ पर हमें देखो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचना है। ठीक है, लोगों से बना के भी रखनी है, लोगों की इन द सेंस राष्ट्र से बनाकर भी रखनी है, और राष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय रहना है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे बंदे की कल्पना कर लीजिए जिसके पीछे हजार लोग खड़े हैं कि यार तू ही हमारा भला कर सकता है। वो बंदा उन हजारों का भी सोचेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सामने वाला बंदा मुझे कभी भी मार सकता है, तो मुझे अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो उसको कुछ हथियार दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या अधिकार है? कूटनीतिक अधिकार, मैंने अभी आपको बताया, वो बात करने का ऐसा तरीका, ये सौदेबाजी का एक ऐसा समझौता होता है जिसमें ना चाहते हुए भी मैं सामने वाले को सामान बेच देता हूँ। ठीक है, तो ये भी है। अधिप्रचार, अधिप्रचार यानी कि फ्रैंकल ने प्रचार को एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिए गए समूह के मन, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करने के लिए हम प्रचार करते हैं ना। हम प्रचार क्यों कराते हैं? एडवर्टाइजमेंट क्यों होती है? ले लो जी, इसको ले लो और देखो आपको मिलेगा गोरी त्वचा। तो मन में क्या जाता है, यार मैं तो गोरा होना चाहता हूँ, स्मार्ट बनना चाहता हूँ, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, क्या है ये सब? ये एडवर्टाइजमेंट आपकी यहाँ पर इफेक्ट करती है, तभी तो आप लोग खुश हो गए, बोलते नहीं यार मैं तो फेयर एंड लवली लेके आया, फेयर एंड लवली में तो गोरा हो गया, स्मार्ट बनेगा तो सभी को आजकल क्रेज है। आगे है आर्थिक साधन। अमीर और विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग करते हैं। पहले क्या था? कॉलोनियल सिस्टम था, अब क्या है? लोन सिस्टम। बैंकों को, बैंक क्यों लोन देते हैं आप लोगों को? ज़्यादा वो डिपेंड कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि अगर आप लोन नहीं लोगे तो उनका खर्चा कैसे चलेगा? एक बैंक को 1 लाख रुपए दे दिया है, वो 10-10 हज़ार करके मतलब उसने 10 लोगों को लोन दे दिया, लेकिन वो बदले में हर बंदे से 20 हज़ार लेगा, तो फिर उसका तो खर्चा चल रहा है ना। ऐसे तो वर्ल्ड का खर्चा चलता है। गरीब देशों को भी कोई गल नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आ ले 10 लाख का लोन लेगा। उसके बाद क्या? वो तो चलो बंदा ठीक है खुश हो जाएगा, लेकिन 10 लाख के लिए वो तो उसका कर्जा ही हो गया ना, तो जब तक वो देगा नहीं, और 10 लाख मतलब है 10 पीढ़ी है उसकी। तो आर्थिक संसाधन भी एक कहीं ना कहीं अपने एक देश के, राष्ट्र के जो हितों की सुरक्षा करते हैं।
गठबंधन और संधियां, नाटो, सेटो, सिंटो, ये सब क्या थे? ये गठबंधन थे अपने राष्ट्र के हितों की सुरक्षा के लिए कि यार अब हम सभी को एक होकर विकास करना है। अब अगर कोई तुम पर अटैक करेगा तो उसका मतलब हम सब पर अटैक होगा। ठीक है, आगे हम सामूहिक सुरक्षा पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों बनाए जाते थे? अपने राष्ट्र के हितों के लिए ना, कि चार लोग हम एक जैसे सोच रहे हैं तो चलो यार हम मिलके काम कर लेते हैं ताकि हमारी पावर तो बड़ी हो जाए। इसको आप पढ़ लीजिए। उपाय, कई बार क्या होता है कि जैसे अब आप मान लीजिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या था? आप ये बोलो कि किसी की टेरिटरी में घुस के मार के भी वापस आ जाना, और जो हमारे वहाँ पर पायलट गिर गए थे उनको भी सुरक्षित वापस भेज देना, ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, वर्ल्ड का प्रेशर। आतंकवाद का जो इतना बड़ा ठीकरा फोड़ते हैं ना कि देखो आतंकवाद की वजह से ये सब हुआ, आतंकवादी, उसको आधार बनाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जाप के घुस के मार भी आए, वापस भी आ गए। ठीक है, और ये बेचारा मुंह बंद करके बैठा। दबाव, अब दबाव के उपाय क्या हैं इसके अंदर बताया गया है, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस ऑफ पावर। देखिए हमने राष्ट्रहित पढ़ा, राष्ट्र शक्ति को पढ़ा। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या थी? ये एक राष्ट्र को ना, इतना सा राष्ट्र के राष्ट्रहित और शक्ति के बारे में सोच कर अगर इतना हो जाए ना, तो बहुत सारे इतने पावरफुल हो, फिर उसके बीच में उनको ये डर रहेगा यार मैंने अगर इसके साथ लड़ाई कर लिया तो मैं तो पिट जाऊंगा अच्छे से। ठीक है, चाइना आंख दिखाता है, क्या आज युद्ध करने की कोशिश की? सैनिक ताकत तो दिखाता रहता है न्यूज़ चैनल पे, टीवीज पे, कि देखो मैं तो हरा सकता हूँ सबको, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया? वो भी तो बहुत सारा दिखाता है पावर कि मेरे पास बहुत सारी पावर है, न्यूक्लियर पावर है मेरे पास भी। लेकिन वो भारत से पंगा ले रहे हैं क्योंकि उसको भी पता है अगर मैंने पंगा लिया तो मेरा भी नाश हो जाएगा, उसका भी नाश होगा। भारत का तो खैर इतना होना नहीं, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से सफा हो जाएगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, तू तेरे घर में राजी, मैं मेरे घर में राजी, तू ना मुझे बोलेगा ना मैं तुझे बोलूंगा, शांति बनाए रखेंगे। तो इसके लिए क्या है, बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि आप सारे शक्तिशाली हैं, आप सारे शक्तिशाली हैं तो आप चुप करके रहिए, आप बैलेंस बना के चलिए। हाँ जी वो वाले करते हैं ना सिस्टम। ठीक है, पता है भी ये बंदा मेरा सुप्रीम है, ठीक है, मैं अगर बिगाड़ूंगा तो मेरा ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसको भी पता है यार इसी तरह मैं बिगाड़ नहीं सकता, लॉस मेरा भी होगा। तो दोनों बैलेंस से चलते हैं, ना ज़्यादा फालतू बोलेंगे ना ज़्यादा वो कुछ एग्रेशन करेंगे, लिमिटेड वे में काम करेंगे। ठीक है, जिससे उसको भी फायदा रहेगा, मेरे को भी फायदा रहेगा, मेरा भी नुकसान नहीं रहेगा, उसका भी नुकसान नहीं रहेगा। तो जो टेक्निकल एग्जांपल्स हैं या टेक्निकल हम बात करें, थ्योरीज हैं, वो इसके अंदर लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, अब है अस्थायी और अस्थिर बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, देश अपने राष्ट्रीय हितों की सेवा के लिए लगातार अपनी निष्ठाओं और गठजोड़ को बदलते रहते हैं। ठीक है, हम बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि उसके हित कैसे हैं। आज अगर उसके हित पर्सनल ज़्यादा हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आज हमें लगता है ना कि चाइना के साथ हमें अपने रिलेशन बनाना चाहिए, चाहे यूएस हमें रोक रहा है पर हम बनाएंगे क्योंकि हमें पावरफुल बनना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। आवश्यक सक्रिय हस्तक्षेप, बीओपी प्रकृति की ओर से उपहार नहीं है, इसे राजनीतिक नेताओं के सक्रिय हस्तक्षेप से बनाया गया है और बनाए रखा जा रहा है। ये किसी ने ऑटोमेटिकली जन्म नहीं दे दिया इसको। ठीक है, ये बनाया था सोच समझ के। जब हमने वर्ल्ड वॉर देख ली ना दो, हमें लगा यार नहीं, सारों के पास न्यूक्लियर पावर आ रही है, सारे सेना 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 करी जा रहे हैं, हथियार हथियार इकट्ठे करी जा रहे हैं, तो यार हम जिए कैसे? तो इसके लिए हमने क्या किया यार, चलो ठीक है सारे अपनी अपनी जगह सुरक्षित रहोगे, हम एक ही जुगाड़ लगाएंगे, बैलेंस ऑफ पावर रखेंगे। ना कोई ज़्यादा ताकतवर बनेगा, ना जो जो ऑलरेडी बन चुके ठीक है उनसे ऊपर कोई नहीं जाएगा, उनके लेवल तक आ जाए। युद्ध बीओपी के प्रभुत्व उत्पादन का परीक्षण करता है। बीओपी युद्ध के प्रकोप को रोकता है और जब युद्ध होता है तो बीओपी टूट जाता है। पर अब तक तो चांसेस यही रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है। ठीक है, तो युद्ध को भी रोकता है, शांति का उपकरण नहीं है ये। कभी नहीं कहा गया है कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि आप युद्ध नहीं करोगे या अब शांति बन गई है। शांति का तो उपकरण वर्ल्ड में है ही नहीं। ये सिर्फ एक स्थिरता बनाए रखता है, अस्थिरता भी बनाए रखता है, स्थिरता भी बनाए, मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन है। बड़ी शक्तियां प्रमुख खिलाड़ी, वो तो नॉर्मल सी बात है। अभी जो सिस्टम लेके आए थे ना बैलेंस ऑफ पावर, ये अमेरिका चाइना जैसे लोगों ने लेके आए थे। ये बड़ी बड़ी शक्तियां जो उस टाइम थी, रूस चाइना और ये बोलते हैं अमेरिका। ठीक है, बड़े दिमागु लोग हैं ये। बहु राज्यों की आवश्यकता है, बीओपी के बने रहने के लिए बहु राज्यों की शक्ति संबंध बनाए रखने का आवश्यकता है। आप सभी के साथ रिलेशन बना के रखो,
ठीक है। अगर कोई ज़्यादा देखो, जब हम सभी के साथ रिलेशन बना के रखेंगे ना, या 10 लोग है, 10 लोग 10 के साथ रिलेशन बना के रखेंगे ना, तो हमें पता चलता रहेगा कि एक दूसरे की एक्टिविटी क्या हो रही है। अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसको रोक देंगे, अगर मैं ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ तो वो मुझे रोक देगा, बोले भाई यार देखो बीओपी का प्रिंसिपल चल रहा है, सुधर के रहो भाई। हम ना तो ज़्यादा किसी को ऊपर जाने देंगे और ना हम ज़्यादा किसी को नीचे होने देंगे, हम इक्वली लेके चलेंगे, सभी इक्वल इक्वल वाली बात है। राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता, इसे किसी भी राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और राष्ट्रीय हित इसे तय करने का आधार है। एक राष्ट्र के हित सबसे पहले उसकी सुरक्षा होती है। तो राष्ट्रीय हित कैसे निर्धारित होंगे? जब हम बैलेंस ऑफ पावर रखेंगे। भाई पावर तो भाई मेरे पास भी है, पर हाँ मैं ठीक है तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, तो मेरे को मेरे मामले में छोड़ दे। इसका इतिहास क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस करने की खास जरूरत नहीं है। मैंने आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया, उसी इससे रिलेटेड चीज़ें। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर के अब तरीके क्या होते हैं? भाई मैंने बता दिया, क्रेडिट कार्ड है, पैसे हैं, अब इसको यूज़ कैसे करो? एटीएम चाहिए ना, एटीएम में जाके उसको निकालोगे स्वाइप करके। उसी तरीके से शक्ति को संतुलित हम कैसे करेंगे? अब शक्ति संतुलन की तो बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी। अब शक्ति संतुलन के सबसे पहले मुआवजा। जब जर्मनी का देखो वर्ल्ड में हाहाकार मचा दी थी उस समय, एंड में आके उसको क्या भुगतना पड़ा? जुर्माना देना पड़ा ना। वियना की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कितना बड़ा वो कर दिया था, उसने जुर्माना लगा दिया था, जिसे वो भुगतता भुगतता फिर हिटलर ने जबकि फिर से उसको ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, गुस्सा निकाला। वर्ल्ड वॉर का क्या था इसका मतलब मुआवजा? यही था कि चलो ठीक है, आप जो जो अपने अपने आप नीतियों को मान रहे हो, ठीक है करो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमने यूएनओ बना दिया। ठीक है, अब यूएनओ सारों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, सबके बीच में सामंजस्य बना के रखेगा, कोऑपरेशन बना के रखेगा। तो मुआवजा दे दिया हमने उसका, लेकिन माफी तो नहीं मांगी किसी। बाकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। गठबंधन और विरोधी गठबंधन, देखो विरोधी शक्ति संतुलन करने का क्या है? मान लो 10 लोग हैं, 3 लोग ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, ठीक है, ये 5 ज़्यादा हो गए, तो ये 5 ने गठबंधन बना लिया कि तो अगर तुम पावरफुल हो तो हम भी हैं। तो जी नाटो सैंटो सिंटो क्या थे? एक जगह यूएसएसआर अपने गठबंधन बना रहा था अपनी आइडियोलॉजी को फ्लरिश करने के लिए, दूसरी तरफ अमेरिका कहता अगर ये है तो क्या हम नहीं है क्या, हम भी फिर अपने गठबंधन बनाएंगे, उन्होंने भी बना दिए। हस्तक्षेप और गैर हस्तक्षेप की नीति, देखो यह एक तानाशाही पद्धति है जिसे किसी देश में वांछित स्थिति को बदलने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। अफगानिस्तान सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यूएस का क्यूबा, उत्तर कोरिया का, ठीक है, वियतनाम में, इराक में हस्तक्षेप, इसके कुछ उदाहरण हैं। हम फिर इंटरफेयर करने लग जाते हैं। पहले तो हम इकोनॉमिकली उसको अपने ऊपर पूरा डिपेंड बना लेते हैं, फिर ठीक है शक्ति को कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी आर्मी भेज देंगे। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेज रखी है। हम इंटरफेयर करते हैं ना तानाशाही पद्धति के हिसाब से किसी देश में, किसी देश की स्थिति को सुधारने के लिए। वर्ल्ड में तो हम ये दिखाते हैं भी देखो हम तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और ही होता होता है। वो अमेरिका जगह अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्रीज को भेज रहा है, और जब आपने तालिबान का देखा था तो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री भेज के तालिबान को उड़वा दिया था। वो क्या था? वो हस्तक्षेप ही था ना, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान में बैठा बैठा पूरे वर्ल्ड में बहुत हाहाकार मचा रखा था। ठीक है, ठीक है, तो उससे अमेरिका को भी खतरा था। पाकिस्तान जैसा इतू सा देश, अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के लिए अगर खतरा बन रहा है तो उसने उसके घर में घुस के मार दिया और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वोट डालो राज कर लो, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा था, ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि अमेरिका में जो इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, सभी के साथ रिलेशन बना लिए, सभी को एक दूसरे से लड़वा दिया और बीच में अपना फायदा निकाल के ब्रिटिशर्स वो गए। बफर स्टेट यानी कि मध्यस्थता करना, जब इंडो और चाइना का जो वार चल रहा था गलवान घाटी में, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा था कि चलो यार तुम लोग लड़ो मत, मैं आके बीच में तुम्हारा सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो हमने इंडिया वाले ने बोल दिया कि नहीं, ये हमारा मामला है, तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बफर्स का मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र जहाँ पर बैठकर हम सोल्यूशंस करते हैं। अब क्या हो रहा है, हम उनकी मेजर्स आ रहे हैं, हमारे मेजर्स जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, भाई इस पॉइंट पे पॉइंट्स लिख लिए जाते हैं, इन पे डिस्कशन होती है, जिन पे नहीं होती फिर उनको हम फिर अलग से मीटिंग बुलाते हैं, फिर मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंगें ही चलती रहेंगी। आयुध और निशस्त्रीकरण ये भी आप पढ़ सकते हैं, संतुलक ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात है। जो विवेचनात्मक मूल्यांकन यानी कि जो इसका कंपैरिजन है या जो इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। क्या शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है? शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस दुनियावी बातें हैं मैं जो ऊपर पढ़ा चुका हूँ।
सामूहिक सुरक्षा की बात आती है, देखो मार्गेंथो ने सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए 3 पूर्वापेक्षाएं देते हैं। सामूहिक सुरक्षा, सैन्य ताकत हमलावर की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसे हराया जा सके, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि सदस्य राज्यों को विश्व व्यवस्था की सुरक्षा की समान मान्यताओं को साझा करना चाहिए। फिर सदस्य राज्यों के बीच परस्पर विरोधी हितों को आम अच्छाइयों और अधीनस्थ किया जाना चाहिए, जो सभी सदस्य राज्यों की आम रक्षा है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब वन फॉर ऑल फॉर वन। सिंटो सैंटो में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, साउथ अटलांटिक एशिया वाली जो बनी थी, वो रीजन बनाने का ये था कि मान लो अगर उसके अंदर भारत है, मान लो भारत पर अटैक करता है पाकिस्तान, और अगर सैंटो में अमेरिका, चाइना, जापान ये सब हैं, तो ये अपनी पावर्स भेजेंगे पाकिस्तान को चुप करवाने के लिए। ये चीज़ होती है सामूहिक सुरक्षा में। जैसे क्लास में हम 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, किसी एक फ्रेंड पे किसी दूसरे लड़के ने मान लो मारा, तो चारों के चारों जाके उसको पीटाते हैं, वो सामूहिक सुरक्षा तो है, ठीक है। विशेषता क्या है? शक्ति प्रबंधन का एक साधन है, शक्ति प्रबंधित होती है, इससे मैनेज करके हम चलते हैं भी, कोई बात नहीं तो टेंशन ना ले, तेरे साथ हम खड़े हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी हम तेरे साथ हैं। और अपनी शक्तियों को सभी के साथ कोलैबोरेशन करके मैनेज करके चलते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आक्रामकता की सार्वभौमिकता को स्वीकार किया जाता है, अगर आक्रमण करे हम मिल के लड़ेंगे तुम्हारे साथ, यह स्वीकार करता है कि आक्रामकता होगी और इसका मुकाबला करने के लिए राज्यों को एक समूह बनाना होगा, समूह में लड़ेंगे, वही बात है, कोलैबोरेशन करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रों की आक्रामकता को समाप्त करने की प्रतिबद्धता है इसमें। जो राष्ट्र ज़्यादा उछलते हैं ना, जैसे कि चाइना वगैरह, अगर आज भी गुटबंदी जैसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम आज भी है सामूहिक सुरक्षा का, पर उस लेवल पर नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अगर जैसे चाइना है, चाहे अगर मान लो इंडिया नाटो का मेंबर होता, मुझे नहीं पता एट प्रेजेंट नाटो का मेंबर है क्या नहीं, और ऐसी पॉलिसी आज चल रही है कि नहीं सामूहिक सुरक्षा की, बहुत कम है, ठीक है, पर है ज़रूर। तो अगर चाइना ज़्यादा अटैक करता है ना, तो नाटो के मेंबर तेज उसके साथ खड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो ना चुप चुप के सुइयां ही चुप, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, यह युद्ध को रोकता है, हाँ बिल्कुल ये युद्ध को रोकता है, जब पता है कि भाई सामने वाले बंदे के साथ 5 बंदे खड़े हैं साथ में, तो पंगा कोई नहीं लेगा, क्योंकि जहाँ पर एक गुस्से का दर्द वो सह सकता है ना, वहाँ पे 50 गुस्सों का वो दर्द नहीं सह पाएगा, थप्पड़ चपेट जो भी, समझ लो बस आप लोग। युद्ध शत्रु है और राज्य नहीं, जो युद्ध है ना वो शत्रु है और राज्य नहीं। सामूहिक सुरक्षा युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करती है, न कि आक्रामक स्थिति को, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है, ये आपको अध्याय 7 में 13 से अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 13 में 51 है, हमारे इंडिया में भी 51 है, जो हम विश्व शांति की बात करते हैं। उसी तरीके से 39 से लेकर 51 तक जो अध्याय 7 है, उसके अंदर इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी और इन सामूहिक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, क्योंकि यूएनओ ने भी सामूहिक जो सुरक्षा का कॉन्सेप्ट है ना उसको एक्सेप्ट किया है, उसको भी रेक्टिफाई किया है, तभी जाके ये पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ पड़ा। तो इन जो डेफिनेशन, जो एक्ट्स हैं, सॉरी अनुच्छेद हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रहे तो आप इन टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो बेसिक समझाते हैं आपको, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इग्नू के नोट्स हैं, उनको आप पढ़िए और आप ज़रूर इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।